आज हम ऊर्जा प्रबंधन के लक्ष्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। मोटे तौर पे ऊर्जा मैनेजमेंट के 5 लक्ष्य होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तभी आप एनर्जी मैनेजमेंट कर पाएंगे। किसी भी मैनेजमेंट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके लक्ष्य या उसके ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। अतः हम इसे ध्यानपूर्वक और गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। पहला, उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा की बर्बादी, ऊर्जा की कीमत को न्यूनतम करना, ये एनर्जी मैनेजमेंट का सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है। और ये जो हम 5 लक्ष्य पढ़ेंगे उसमें प्रथम लक्ष्य यही है कि उत्पादन, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कोई कमी ना आए, जो कंफर्ट है हमारा उसमें कोई कमी ना आए, हमारा क्वालिटी में कोई कमी ना आए। उसको करते हुए किस प्रकार से हम ऊर्जा की लागत को कम से कम कर सकते हैं, यही ऊर्जा प्रबंधन का प्रमुख लक्ष्य है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि लागत किस प्रकार से कम हो, किसी भी प्रोडक्शन में कंप्रोमाइज़ किए बिना, उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किए बिना, उसके कंफर्ट में कंप्रोमाइज़ किए बिना। यदि हम घर की सारी लाइटें बंद कर दें, सारे पंखे बंद कर दें और बैठ जाएं तो निश्चित रूप से ऊर्जा की बचत हो जाएगी, लेकिन उस तरीके से हमारा कंफर्ट लेवल कंप्रोमाइज़ होगा। यानी पहले हम आराम से हवा में बैठे थे, अब हम गर्मी में बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो ऊर्जा बचत का तरीका है, इसमें हमारा कंफर्ट लेवल कंप्रोमाइज़ हो रहा है। कहीं पे मान लीजिए हम क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो वो एनर्जी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता। तो शर्त यही है कि प्रोडक्शन कंप्रोमाइज़ नहीं हो, उसकी क्वालिटी भी नहीं हो, उसका कंफर्ट लेवल भी नहीं हो। ये सभी चीज़ें वही रहते हुए हम ऊर्जा की कॉस्ट को किस तरीके से कम करें, ऊर्जा के वेस्टेज को किस तरीके से मिनिमाइज़ करें। तो ये पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा होता है कि जो भी हम ऊर्जा को यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली ऊर्जा जो हम यूज़ करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के रूप में ही होती है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हो गया कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल है। या लकड़ी, उपले, पत्ते, कागज़, जिनको भी हम ऊर्जा को उत्पादन करने में काम में लेते हैं, वो सभी फॉसिल फ्यूल्स के रूप में ही होता है। इनको जलाने से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हम किसी फॉसिल फ्यूल को यूज़ करेंगे, चाहे गांव में लकड़ी जलाना हो या शहरों में एलपीजी गैस जलाना हो या पेट्रोल डीजल जलाना हो या बिजली का उपयोग, आप ये समझेंगे कि बिजली के प्रयोग से तो किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं होता। जहाँ पे बिजली का प्रयोग हो रहा है वहाँ प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पर बिजली के बनाने में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। हमारे देश में लगभग 2/3 65% बिजली कोयले या गैस से ही बनती है। तो जब भी बिजली बनाएंगे तो उसके अंदर प्रदूषण होगा। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी, ये तमाम गैसेस उसके अंदर होंगी। तो पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करना, ये एनर्जी मैनेजमेंट का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। तो हमने 2 उद्देश्य अभी तक मोटे तौर पर देखे। पहला ये कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन और कंफर्ट लेवल को कंप्रोमाइज़ किए बिना ऊर्जा की लागत को कम से कम करना या ऊर्जा की बर्बादी को कम से कम करना। दूसरा है कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को न्यूनतम करना। तीसरा उद्देश्य है ऊर्जा प्रबंध का ऊर्जा निर्गत यानी आउटपुट यूनिट। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे सीमेंट का प्रोडक्शन किसी इंडस्ट्री में हो रहा है,
तो प्रति सीमेंट की बोरी कितने ईंधन की आवश्यकता है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कहते हैं वैसे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन हम जब निकालते हैं, यानी प्रति इकाई पर यूनिट आउटपुट जो है किसी जगह पे, मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया सीमेंट बन रहा है तो प्रति बोरी सीमेंट का अपन निकाल लेंगे, या प्रति किलो निकाल लेंगे, प्रति किलो सीमेंट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कहीं स्टील बन रहा है तो प्रति किलो स्टील बनाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं कोई, मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर है तो हम ये देखेंगे प्रति किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए कितने ईंधन की ज़रूरत पड़ रही है। या कहीं पे मान लीजिए बहुत स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम ये निकालेंगे कि प्रति स्टूडेंट कितनी एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है। तो ये स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन ही कहलाता है। तो इसमें हम ये निकालते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन को किस तरीके से कम किया जाए, यानी प्रति यूनिट जो आउटपुट है उसके लिए ईंधन की आवश्यकता, ईंधन की जो ज़रूरत है उसको किस तरीके से कम किया जाए। ये इसका एनर्जी मैनेजमेंट का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। चौथा प्रमुख उद्देश्य है कि जो भी हमारे पास ऊर्जा उपलब्ध है, ऊर्जा किसी भी रूप में हमारे पास उपलब्ध हो, चाहे वो पेट्रोल, डीजल या सोलर एनर्जी के रूप में, विंड एनर्जी के रूप में, उसका सर्वोत्तम उपयोग करना। हमारे देश में बहुत सारी सोलर एनर्जी हार्वेस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम हमारे देश में खास तौर कुछ हिस्से देश के ऐसे हैं, खास तौर से राजस्थान में साल में 300 दिन से ज़्यादा, 320-25 दिन तक भरपूर सूरज की रोशनी मिलती है, लेकिन हम सूरज की रोशनी को सोलर एनर्जी के रूप में सारा प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो एनर्जी मैनेजमेंट का जो चौथा उद्देश्य है वो है जो भी ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध है उस ऊर्जा का सर्वोत्तम बेस्ट यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। बेस्ट यूज़ का मतलब है कि वो यूज़ करना आसान भी हो और उसके अंदर हमें इफ़िशियंसी भी ज़्यादा मिले। पांचवा प्रमुख उद्देश्य है मांग के अनुसार जो हमारी डिमांड है उसमें जो लघु अवधि में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, मध्यम अवधि में कितनी हो सकती है, या लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में कितनी हो सकती है, उन सभी ऊर्जा आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए प्लानिंग करना, उसका नियोजन करना। यानी हमारी 1 महीने बाद मांग अगर बढ़ने वाली है और उसकी हम प्लानिंग आज नहीं करेंगे तो हमारे ऊर्जा प्रबंधन का वो उद्देश्य जो है वो फुलफिल नहीं हो सकता। तो हम प्लानिंग करते हैं ऊर्जा के उपयोग की शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो ये 5 इसके प्रमुख उद्देश्य हो गए। मैं एक बार वापस से सबको रिपीट कर देता हूँ। पहला, प्रोडक्शन और कंफर्ट को कंप्रोमाइज़ किए बिना एनर्जी की कॉस्ट को मिनिमम करना। दूसरा है पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को न्यूनतम करना। तीसरा है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन या प्रति यूनिट आउटपुट के लिए फ्यूल की कॉस्ट को मिनिमम करना। जो ऊर्जा उपलब्ध है उसका सर्वोत्तम उपयोग करना। मांग के अनुसार लंबी योजनाओं को स्थापित करना। ये हो गए ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं कि जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट, जो हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम ये देखेंगे कि सप्लाई साइड मैनेजमेंट के क्रमबद्ध स्तर कौन कौन से होते हैं। तो इसके भी मोटे तौर पर 5 स्तर हैं जिस तरीके से, जिनसे हम सप्लाई साइड मैनेजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्तर है इसका एनर्जी कंजर्वेशन, यानी हम अपने व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन लाएं कि अनावश्यक ऊर्जा के उपयोग को कम से कम करें। जैसे जिस कमरे में हम नहीं बैठे हैं वहाँ के पंखे, ट्यूबलाइट बंद कर दें, वहाँ का एसी बंद कर दें,
जिस कमरे में अभी मान लीजिए दिन का समय है, तो उसमें कभी भी हम बैठे भी हैं तो भी रोशनी के लिए खिड़की, रोशनदान वगैरह इस तरह से हों कि वो हमें दिन के समय किसी लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। कहीं हम देख रहे हैं कोई मशीन वेस्ट चल रही है, ऐसे ही खाली चल रही है, उसको बंद कर दें। तो इस तरह से, या जैसे मान लीजिए किसी हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई नल टपक रहा है तो उसे हम बंद कर दें। उससे होता ये है कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारे लोग जब अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो बहुत एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, एनर्जी की सेविंग होती है। ये चीज़, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अब हम अपने व्यवहार से और बार बार लोगों को याद दिलाने से एनर्जी कंजर्वेशन को कर सकते हैं। तो सबसे पहला सप्लाई साइड मैनेजमेंट का पहला कंसेप्ट है कि एनर्जी का कंजर्वेशन करना सिर्फ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने से। दूसरा है एनर्जी इफ़िशियंसी को बढ़ाया जाए। तो जो हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं उसकी एनर्जी इफ़िशियंसी बढ़ाई जाए। जैसे बल्ब की जगह पे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट की जगह पे एलईडी, इस तरीके से जैसे जैसे हम एनर्जी इफ़िशियंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे बिजली की बचत होगी। एसी है 3 स्टार है तो उसको 4 स्टार कर दें, 5 स्टार कर दें। उसी तरीके से फ्रिज जो होते हैं उसके अंदर भी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से फ्रिज आते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में भी आते हैं इसी तरीके से। तो हम अधिक स्टार रेटिंग वाले उपकरणों का प्रयोग करके ओवरऑल इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं। एलईडी का अधिक उपयोग करके इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं और इसके द्वारा हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है कि हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, इसका प्रयोग कर हम ऊर्जा के जो कन्वेंशनल यूज़ हैं जैसे कोयला, तेल, इनको प्रयोग को कम कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर में ही छत के ऊपर सोलर यूनिट लगाएं तो उससे बिजली की बचत होगी। वो जो बिजली जो कोयले से बन रही थी तो वो कोयले से बिजली बनाने की जगह हम सोलर पावर से बिजली बना रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लॉसेस हो रहे हैं, जो बिजली 500-700 किलोमीटर रास्ता तय करके आ रही है, उसको भी हम रोक पा रहे हैं। तो हर तरह से उसका उपयोग हो सकता है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज का प्रयोग करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अब ये तो तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु हम क्या देखते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें ही हम लो कार्बन का यूज़ करें। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज पे ट्रांसफ़र करने में बहुत समय लगता है और कई बार ये हमें टेक्निक महंगी भी लगती है और बहुत सारे लोग इसको आसानी से अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसमें ही एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे हम ट्रांसफ़र करने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कि पहले जो बॉयलर्स थे वो कोयले से चलते थे, उसकी जगह पे अब फर्नेस ऑयल का प्रयोग किया जाने लगा। अब ये फॉसिल फ्यूल टू फॉसिल फ्यूल ही चेंज है, लेकिन सिर्फ इस चेंज के करने से बहुत सारा पॉल्यूशन अब कम हो गया है। ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो जगह जगह लगने वाले बॉयलर्स थे उसके अंदर काफ़ी पॉल्यूशन की कमी आई है। उसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि पहले डीजल से जो गाड़ियाँ चलती थी उसकी जगह अब सीएनजी से गाड़ियाँ चलने लगी हैं। तो सीएनजी से पॉल्यूशन कम हो गया, गाड़ी की इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो गई, गाड़ी के एवरेज ज़्यादा हो गए। तो इससे ओवरऑल फ्यूल की भी बचत होती है और नेचर को, प्रकृति को भी कम से कम नुकसान होता है। एक और चीज़ है इसमें, पांचवा बिंदु जो लास्ट है वो है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो हैं, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं,
उनका हम पूरा लाभ उठाएं। देखिए, जो हमारे साधारण जो चूल्हे हैं जिस पे लकड़ी जला के और हम खाना बनाते हैं, उसकी एफिशिएंसी 1% होती है। अगर हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें कर दें, बहुत थोड़ा सा अगर उसमें ड्राफ्ट बना के और एक चिमनी लगा दें, तो उसकी एफिशिएंसी को हम 2%, 2.5% तक बढ़ा सकते हैं, यानी 2 गुना तक हम उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो घर में उपयोग हो रहे हैं, उनका अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करें। तो आज हमने 2 बिंदु इसके पढ़े, एक तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट के जो क्रमबद्ध स्तर हैं, हायरार्किकल लेवल्स हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।